प्यारे साथी, आज हम करेंगे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के प्रैक्टिस पेपर 2022 और 23 में उन्होंने अपनी साइट के ऊपर प्रैक्टिस पेपर डाले हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। आज हम करेंगे विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर। इसमें दोनों मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश। कोड ए है, कोड बी का इसके बाद करवाएंगे। दो ही पेपर दे रखे हैं और हिंदी मीडियम का कोड ए का पहले इस चैनल पर डाल दिया गया है। हिंदी मीडियम वाले जाके वहां देख सकते हैं। अभी हम करेंगे इंग्लिश मीडियम का। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसका क्वेश्चन आंसर के साथ हम इस प्रकार से सारे के सारे आंसर के साथ आपको यहां पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं, उसको देख लें। पहला क्वेश्चन पीडीएफ के साथ, पीपीटी के साथ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, क्या होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? वाट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन की जो आंख है वह इमेज कहां बनाती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा रेटिना। देखो ये नहीं है कि क्वेश्चन इसी प्रकार यही आएंगे, ये भी आ सकते हैं कुछ परसेंट, और भी इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रैक्टिस पेपर को अच्छे से देख लेना ताकि आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास एनर्जी सोर्स। इसमें बायोमास एनर्जी सोर्स कौन सा है? बायोमास जैविक पदार्थों से बना हुआ, तो हमें पता है लकड़ी, गोबर गैस और चारकोल। चारकोल क्या होता है? लकड़ी से बनाया जाता है। तो यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी है, ये जो है वो बायोमास एनर्जी नहीं है, हमने नहीं वाला बताना था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं वाला कौन सा है? न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं, जो कि किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस से प्राप्त की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेम द टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको दो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताने हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बहुत सारी हैं, उसमें से दो ये बतानी थी, दो बता दी गई है। अगला है व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर एक फिलामेंट देखा होगा, वह टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है? इसका आंसर है कि टंगस्टन इज यूज्ड लैम्प बिकॉज इट हैज। देखो ये तो सेम टू सेम, अगर वहां का आंसर आ जाए तो आपको क्या करना है? सेम टू सेम लिखना है और उसके आगे बिकॉज लगा देना है। तो यहां पर देखा हमने व्हाई इज टंगस्टन, टंगस्टन लिखा और इसके आगे इज लगा दिया। यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रिक लैम्प बिकॉज, यहां पर बिकॉज लगा देंगे। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग कितना? 3410 डिग्री सेल्सियस। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण जब हीट पकड़ेगा तो पिघलेगा नहीं जल्दी से, तो आपका बल्ब सुरक्षित रहेगा। अगला है एंड हाई रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है वह उतनी ही ज्यादा हीट पैदा करता है। तो वह करंट इज पास थ्रू इट देन इट बिकेम हॉट एंड एमिट लाइट। लाइट को एमिट करता है, छोड़ता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है। पॉज करके इनको आंसर को उतार लेना, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगला क्वेश्चन आपका व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड, भूमि के नीचे अगर वाटर को स्टोर करके रखें तो उसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है? तो इट डज नॉट एवोपरेट, ये एवोपरेट नहीं होता। इट रिचार्ज वेल्स, ये कुओं को रिचार्ज करता है, यानी कि जो वेल होते हैं, कुएं होते हैं, उनके अंदर जो पानी है वह रिचार्ज होता रहता है। जैसे आप मोबाइल में पैसे डलवाते हैं, पैसे खत्म होने के बाद उसी प्रकार कुओं में जल खत्म होने के बाद वापस से कुओं में जो जल आता है वह रिचार्ज के द्वारा, वाटर रिचार्ज के द्वारा आता है। तो अगर हम ग्राउंड में वाटर को स्टोर करेंगे तो वह वेल्स, कुओं को रिचार्ज करेगा। It does not provide breeding ground for mosquitoes
लाइक स्टेगनेंट वाटर डस्ट, जैसे खड़ा, अगर कोई पानी खड़ा है ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उसमें मच्छर मक्खी पैदा होते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड में पानी डालेंगे, जल डालेंगे, तो वह ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं होगा मॉस्किटोज के लिए, वहां मच्छर नहीं पनपेंगे। उसके बाद अगला क्या है, इट रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स वेस्ट। यह ह्यूमन का और एनिमल का जो वेस्ट है, कचरा है, उससे वो कंटेमिनेशन नहीं होगा, दूषित नहीं होगा। अगर उसमें जल के अंदर, जैसे मान लीजिए अंडरग्राउंड वाटर है, तो यहाँ पर जो नालियां वगैरह है, वो इसका गंदगी इसके अंदर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार अगर हम अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं तो हमारे लिए ये एडवांटेजेस होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ कलर्स इन सीक्वेंस फाउंड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। आपने एक प्रिज्म देखी होगी, उस प्रिज्म के अंदर जब व्हाइट लाइट पास होती है तो वो अलग अलग कलर में स्प्लिट होती है। वो कौन कौन से कलर है? वो 7 कलर हैं, उसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, विबग्योर के नाम से जानते हैं। विबग्योर में क्या है? पहला है वॉयलेट, दूसरा है इंडिगो, तीसरा है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस प्रकार ये 7 रंग में स्प्लिट होता है। स्प्लिट का मतलब बिखर जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो मैग्नेटिक है, मान लो कोई चुंबक है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन तो होती है ऐसे ऐसे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है? एक तो ये कभी भी आपस में काटती नहीं है। देखो ये लाइन यहां से यहां गई, लेकिन ये कभी भी आपस में ऐसे काटती नहीं है, यानी कि ऐसे नहीं होंगी, ये कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि एक लाइन ऐसे गई और दूसरी ऐसे गई, ऐसे कभी नहीं होगी, यह आपस में कभी भी नहीं काटती। तो इसमें लिखा क्या है कि 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दे नेवर क्रॉस वन अनदर। वे कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, क्रॉस नहीं करती। दे फ्लो फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ, और वह साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच में, ये साउथ पोल है, मान लो ये नॉर्थ है, और इसके सेंटर के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल निकलेगी, पोल विद इन द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, एंड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, और बाहर नॉर्थ से साउथ जाएगी। ये ध्यान रखना कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वह चुंबक के अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाती हैं और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, चुंबक के अंदर तो साउथ से नॉर्थ और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जाती है। तो इस प्रकार ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 8 का ही है। 8 में ये ए भाग था और ये है बी पार्ट कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट के भी आपकी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो क्या है भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? लेफ्ट हैंड ये हमारा राइट हैंड है, ये क्या है लेफ्ट हैंड। उन्होंने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड की उंगलियों को इस प्रकार फैलाओ कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल, इस तरह से ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। इसमें दिखा भी रखा है, ये देखो ये एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। चाहे इस तरह से आप बना सकते हो, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, ये अंगूठा इधर है, ये इधर है, और ये जो उंगली है, ये उंगली ये करंट को दिखाएगी और ये उंगली है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी और अंगूठा फोर्स को दिखाएगा। इस प्रकार आप इसका चित्र बनाना जरूर बोर्ड के पेपर में। उसके बाद इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर। ये थंब है, ये फोरफिंगर है, ये मिडल फिंगर है ऑफ योर लेफ्ट हैंड। कौन सा? लेफ्ट हैंड। सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि वो इस प्रकार फैलाना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये फर्स्ट फिंगर है
ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन करे, एंड द सेकंड फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ करंट, और सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन दिखाए, देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो थंब है वह मोशन, गति किस तरफ होगी उसकी डायरेक्शन दिखाएगी। जैसे मान लो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो वो जो है ऊपर की तरफ गति करेगा, मोशन करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर करंट नीचे की तरफ, इधर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो वह कंडक्टर नीचे की तरफ जाएगा। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन है, इसको पॉज करके आप देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 का, ड्रा रे डायग्राम एंड राइट नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, दो पार्ट दे रखे इसमें। ए पार्ट में क्या बता रखा है, बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कॉनकेव लेंस, ये ध्यान रखना है, लेंस कॉनकेव है। दूसरा है बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कॉनकेव लेंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला पार्ट क्या है देखते हैं, क्या बोला, कॉनकेव लेंस। ये जो लेंस है वो कॉनकेव होता है, इस प्रकार का जो लेंस होता है वो क्या होता है, कॉनकेव। इसके अंदर कहां रखना भाई, एफ और 2f। इसके अंदर ये जो पहला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एफ, ये क्या है 2f, इसको यहां बोलते हैं f2 और इसको बोलते हैं 2f2। तो हमने कहां रखना है, बीच में f और 2f यहां पर रखना है। देखो इसमें दिखा रखा है, यहां पर एक पैरेलल लाइन जाएगी और यह लाइट यहां पर इस तरफ चली जाएगी, दूसरी लाइट यहां, इसको ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं, इस तरफ जाएगी। ये कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो यहां ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहां इमेज बन जाएगी। तो ये था आपका कॉनकेव लेंस के अंदर अगर हम f और 2f के बीच में रखेंगे तो इस तरह से इमेज बनेगी। अगला है बिटवीन f एंड 2f ऑफ कॉनकेव लेंस, इसमें किसमें रखना है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, किसमें रखना है, कॉन्वेक्स लेंस में। ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर इसमें लाइट जाती है वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है, इसमें लाइट जाती है वो डाइवर्ज होती है। तो कन्वर्ज होकर जब पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी और दूसरी ऑप्टिक सेंटर से जाएगी और जहां मिलेगी वहां पर इमेज बन जाएगी। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसकी वीडियो किस प्रकार हम करते हैं अच्छे से बढ़ाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा लेना ताकि सारी की सारी किस तरह से इमेज बनाई जाती है वो विस्तार से वीडियो मिलेगी। ये बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। उसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, Ca, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फूड आइटम, जब कोई भी भोजन वाला पदार्थ है कंटेनिंग फैट, अगर उसके अंदर फैट एंड ऑयल हो, क्या हो, या तो फैट हो या ऑयल हो, आर ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाए यानी कि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, दे बिकम रेंसिड। रेंसिड माने होता है जिसकी गंध बेकार आए, बदबूदार हो जाए, उसको बोलते हैं रेंसिड। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट, और उसका स्मेल या टेस्ट चेंज हो जाए, इसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि बैड टेस्ट एंड, सॉरी, जैसे एग्जांपल दे रखे इसमें कि बैड टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर। आपने देखा वो मक्खन जो है घरों में होता है, अगर 2-3 दिन के लिए रख दिए तो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बैड टेस्ट एंड स्मेल ऑफ चिप्स, कई बार चिप्स को अगर खुला छोड़ दें तो उसमें भी बदबू आनी शुरू हो जाती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। उसके बाद है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, यह चैप्टर 5 में मिलेगा आपको पीरियोडिक टेबल में। वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम। कोई भी एक एटम है उसकी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है किसकी, अट्रैक्ट ए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो ताकत है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, गेन करता है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसके दो दे रखे हैं
आपको ये अच्छा लगता है डेफिनेशन तो ये लिख देना, अगर दूसरी इस तरह से लगे तो ये लिख देना। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन केमिकल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। भाई रेस्पिरेशन जो है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? हमें पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें से एनर्जी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हीट के रूप में हो, चाहे वो लाइट के रूप में हो, अगर वो पैदा होती है या उत्पन्न होती है या निकलती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी मिलती है, एनर्जी निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज प्रेजेंट इन द सेल, जो सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, जैसे ये क्या किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है। इन द सेल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो तीन, देखो यहां पर क्या निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है। सो ड्यू टू प्रोडक्शन एनर्जी रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एनर्जी उत्पन्न होने के कारण ही इसको क्या कहेंगे हम, रेस्पिरेशन प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद अगला है गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये भी कई बार आया है। दो इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं, प्रयोग बताने हैं, किसके, वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा जिसको आप बोलते हो मीठा सोडा, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और ये इसका कॉमन नेम है। इसके प्रयोग क्या है, आपको पता ही होगा, वॉशिंग सोडा आप कपड़े वगैरह धोते हो, बर्तन वगैरह साफ करते हैं तो वहां पर यूज होता है। तो इसके यूज बताते हैं भाई। इट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। जो वॉशिंग सोडा है उसको ग्लास में कांच, सोप, साबुन बनाना, पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग आदि में इसका इस्तेमाल साफ सफाई के लिए वगैरह किया है। दूसरा, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यह वाटर की जो हार्डनेस है ना उसको दूर करता है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है भाई, एक मान लो दो प्रकार का वाटर होता है हमारे पास एनवायरमेंट के अंदर, एक बोलते हैं हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। जो हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर साबुन के अगर डाले तो झाग नहीं बनेगी, लेकिन इसके अंदर झाग बनेगी। अब इसमें झाग पैदा नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि बिना झाग के कपड़े साफ नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर एक मिसेल होता है जो कि किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर आएगा। तो इस हार्डनेस को अगर हम सॉफ्टनेस में बदलना है तो इसके अंदर वॉशिंग सोडा डाल दो तो ये सॉफ्ट बन जाएगा, हार्ड से क्या बन जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये इसी का अगला पार्ट है, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या काम है, इट इज यूज्ड इन बेकरीज फॉर बेकिंग बिस्किट, ब्रेड, केक एक्सेट्रा। यानी कि रसोई घर में या किचन में जो बोलते हो, या बेकरीज जहां बिस्किट वगैरह बनाए जाते हैं वहां पर बेकिंग सोडा प्रयोग किया जाता है ताकि उनको अच्छे से फुलाया जा सके। क्यों भाई, क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अगर हम हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बिस्किट या ब्रेड को फुला देती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा यूज जो है इसका, इट इज यूज्ड एज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टमक के अंदर, सॉरी यहां पर यह आ गया है, इसको यहां लिखा है एसिड इन स्टमक। इसको यहां से काट के यहां लिख देना है।
स्टमक होता है, हमारे पेट में कई बार एसिड बन जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस होता है और हमें पता है बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर आपके पेट में दर्द हो गया यानी कि एसिड बढ़ गया तो आप थोड़ा सा मीठा सोडा ले लें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका पेट ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगला भी दे रखा है, आप लिख भी सकते हैं, 3 दे रखे, इनमें से कोई 2 लिखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी ऑन मूविंग डाउन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, राइट इट्स रीजन। वेरी, देखो एक होता है वेरी, वेरी मानी होता है बहुत, एक होता है वेरी, वेरी मानी होता है भिन्न, अलग। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आधुनिक आवर्त सारणी है, हाउ डज एटॉमिक साइज, जो एटम का साइज है वेरी होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ऑन मूविंग डाउन टॉप टू बॉटम, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटम का साइज कैसा होगा? तो उसका साइज कैसा होगा? बड़ा होता जाएगा। एटम का साइज जो जो हम ऊपर से नीचे जाएंगे बड़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण क्या है? इसका साइज बड़ा होता जा रहा है। तो देखते हैं इसको क्या लिखा है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होता है भाई? बढ़ता है अगर हम ऊपर से नीचे जाएं, टॉप टू बॉटम जाएं। क्यों भाई? दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, एक तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, परमाणु संख्या बढ़ रही है, एक्स्ट्रा सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एडेड, और जो सेल हैं वो भी जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं भाई, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद क्या है? लिथियम है, लिथियम के बाद जैसे इसी में देख लेते हैं, हाइड्रोजन में कितनी सेल हैं? एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही सेल है। उसके बाद लिथियम के पास कितने भाई? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के पास 3 हैं, तो पहले कितने आएंगे? 2, और दूसरे में कितने आएंगे? 1। तो इस प्रकार देखो यहाँ एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 3 हो गया, यहाँ 1 है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रही है, तो देखो साइज भी बढ़ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? इसके 2 उदाहरण दो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो दोनों तरह से, अच्छा ऑक्साइड पता होगा, एक होता है मेटल ऑक्साइड और एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड ये जो होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड, ये बेसिक होते हैं, नेचर इसका कैसा होता है? बेसिक। और ये कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। अब कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो दोनों तरह के व्यवहार करते हैं। वैसे तो मेटल ऑक्साइड बेस की तरह लगते हैं, लेकिन ये कुछ मेटल ऑक्साइड है जैसे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों ये कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड होते हुए भी बेसिक और एसिडिक की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके आप लिख लेना, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, कई बार आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी भी चीज को रिफाइन करना, रिफाइन मतलब शुद्ध करना, धातु निकालने की एक प्रक्रिया होती है, मेटल को एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है और यहाँ पे एक बैटरी लगाई जाती है और मेटल को शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। लिखा क्या है? मैंने इसको बड़े ध्यान से निकाला है, सोच समझ के आसान भाषा में है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द मेथड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रिफाइन इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को शुद्ध करने के लिए, रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग करके रिफाइनिंग करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहलाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में क्या होता है? एनोड इज मेड ऑफ इम्प्योर मेटल। इसके अंदर एक एनोड बनाया जाता है। एनोड क्या भाई? जैसे हमने बताया था, बैटरी लगाते हैं इसमें, तो इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड होता है पॉजिटिव वाला और कैथोड होता है माइनस वाला। तो जो एनोड है वहां पर कौन सी लगाई जाती है भाई? इम्प्योर मेटल, अशुद्ध धातु। एंड द कैथोड इज मेड
स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, और कैथोड पे लगाई जाती है प्योर, यानी कि यहां पर तो लगाई इम्प्योर और यहां लगाई प्योर मेटल। ए सॉल्यूशन इज मेड विद ए सोल्यूबल साल्ट ऑफ सेम सब्सटेंस एज द इलेक्ट्रोलाइट, और यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उसी सब्सटेंस, जैसे कि यहां अगर हम कॉपर को शुद्ध करना है या कॉपर सल्फेट हमारे पास अशुद्ध है, तो इसी का हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। सब्सटेंस एज द इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास मेटल आयन, जैसे ही इसके अंदर हम की दबाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास मेटल आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मेटल आयन है आर डिपॉजिट ऑन द प्योर मेटल ऑफ द कैथोड, जो कैथोड की जो प्योर मेटल है उसके साथ जुड़ते जाएंगे, एंड द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, और यहां से जो एनोड है उससे जो इम्प्योर मेटल है वो डिसॉल्व होती जाएगी इसमें, इस इलेक्ट्रोलाइट में, इन द फॉर्म ऑफ आयन, किसके रूप में, आयन के रूप में, कैटायन और एनायन, इनटू द इलेक्ट्रोलाइट बिलो द एनोड, एनोड के नीचे इंप्योरिटीज मेटल्स आर कलेक्टेड, जो अशुद्ध है, अशुद्धियां हैं, इंप्योरिटीज है मेटल की, वह यहां इकट्ठी होती जाएंगी, और ये जो इकट्ठा हुआ है इसको हम बोलेंगे एनोड मड। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको समझा के श्रेणी। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विच हैज द सेम फंक्शनल ग्रुप इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप, आपका कार्बन वाला पार्ट है उसमें है मीथेन, जैसे कि एग्जांपल है इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, देखो इसमें सबके साथ एक ही लगा हुआ है, एन 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 एन। इसी प्रकार और भी एग्जांपल है जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, सॉरी ये गलत लिख रखा है इसने, गलत है यहाँ पर, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, यानी कि इसके साथ सबके साथ क्या आएगा, ओल आएगा, तो इसीलिए ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है, यानी कि एक जैसा ही ग्रुप हो तो उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। उसके बाद अगला है राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इनके नाम बताने, ये भी कई बार आया, बहुत बार आया है, जैसे कि पहला है CH3 Br, अब इसका नाम क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले हमने देखा है कार्बन, कार्बन इसमें है एक, और एक को बोलते हैं मीथ, और मीथेन वाला फॉर्मूला तो मीथेन लिखेंगे, और साथ में जुड़ा हुआ ब्रोमीन, तो इसको बोलेंगे ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। उसके बाद अगला है CH3 COCH3, यहां पे हमने देखा कि CO क्या है, कीटोन ग्रुप बोलते हैं इसको, कीटोन ग्रुप, और कीटोन में लगता है ONE लास्ट में, और इसके अंदर कार्बन कितने हुए, 1 2 3 कार्बन है, तो पहले को मीथ, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, मीथ ईथ प्रोप, तो प्रोपेन है भाई, क्या है यार, प्रोपेन, ठीक भाई। क्या लगेगा, कीटोन ग्रुप है तो क्या लगेगा, ओन, तो हमेशा कभी भी फंक्शनल ग्रुप लगाना है तो ई हटानी है, और यहां लगा देना है ONE, तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनॉन। उसके बाद अगला है CH3CHO, यहां पे CHO ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, और इसमें लगता है L, तो देखते हैं कार्बन कितने हैं, 2 को बोलते हैं ईथ, EATHANE, और फंक्शनल ग्रुप लगाना है तो E हटाओ और AL लगा दो, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ, क्वेश्चन नंबर और अथवा में दे रखा है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, यहां लिखना है क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा में है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन कैसे साफ करता है कपड़ों को, उसका कार्यविधि बतानी है। तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन, और 17 का क्वेश्चन है जो कि अथवा में है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन
एक्शन ऑफ सोप। क्या है, मोस्ट ऑफ द डर्ट इज ऑयली इन नेचर विच डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। भाई ज्यादातर जो डर्ट होती है वह ऑयली होती है और जल में घुलनशील नहीं होती, यानी कि कपड़ों पे जो चिकनाई है ना वो जल में घुलती नहीं है, और जो मिट्टी वगैरह वो तो जल में घुल जाएगी, वो तो साफ हो गई, लेकिन उस चिकनाई को कैसे खत्म करें। तो मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट। सोप के जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर सोडियम या पोटेशियम साल्ट की एक लॉन्ग चेन होती है और एक होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। सोडियम और पोटेशियम इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। सोडियम वाला जो या पोटेशियम वाला पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक, इसको हेड भी बोलते हैं। इस प्रकार एक हेड बनता है, यहां पे सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा जो हम साबुन बनाएंगे। एंड कार्बोक्सिलिक इज ए कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। टेल हाइड्रोफिलिक इंटरेक्ट विद वाटर। हाइड्रोजोफिलिक है, ये जो है वो क्या करेगा, जल की तरफ, वाटर की तरफ जाएगा। एंड जो हाइड्रोफोबिक है, जो टेल वाला हिस्सा है, जो हाइड्रोफोबिक है, वह डर्ट के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा। इंटरेक्ट में आकर्षित होगा, उससे चिपक जाएगा, यानी कि जो डर्ट है वो यहां पर चिपक जाएगी। 10 cluster of molecules in which hydrophobic tail are in the interior। इस प्रकार जो हाइड्रोफोबिक जो हिस्सा है वह डर्ट की तरफ जाएगा, यानी कि यहां पर एक क्लस्टर बन जाएगा इस तरह से। मान लो ये कोई गंदगी है और इसके चारों तरफ ये क्लस्टर बनेगा और बीच में गंदगी को, जो डर्ट है, उसको फंसा लेगा। टेल्स आर इंटीरियर, अंदर की तरफ ये होगा टेल वाला हिस्सा, इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, एंड द हाइड्रोफिलिक आर ऑन द सरफेस। और ये जो हाइड्रोफिलिक वाला, जैसे जो झाग बनता है ना ये ऊपर वाला, ये क्या है, ऊपर की तरफ आएगा, सरफेस ऑफ द क्लस्टर। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल। इस प्रक्रिया को, ये जो बना है, इसे हम मिसेल कहते हैं। सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्ट इन द सेंटर ऑफ द मिसेल, और इस मिसेल के सेंटर में क्या हो गया, डर्ट आ गया। एज हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द मिसेल रिपल्सन द वाटर, और ये क्योंकि जल से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, और जल से बाहर भागेगा तो साथ के साथ गंदगी को भी खींच करके बाहर ले जाएगा जल से। तो एज हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द मिसेल रिपल्सन ऑफ वाटर, दिस पुलिंग आउट द डर्ट, ये डर्ट को खींच लेगा। दिस फॉर्म एन इमल्सन इन द वाटर, और इस प्रकार जैसे ये खींचेगा तो ये जल में घुल जाएगा। और जब भी ऑयली सब्सटेंस वाटर के अंदर घुलता है तो उसे हम इमल्सन कहते हैं इन वाटर। एंड वी वॉश आवर क्लोथ क्लीन, और उस डर्ट को हम बाहर कर देंगे और हमारे कपड़े साफ हो जाएंगे। तो इस वीडियो को इस पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से उतार सकते हैं। समझ के करोगे तो बिल्कुल आसान है। उससे अगला क्वेश्चन है आपका 18 का, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ। इनहिबिट मतलब होता है रोकना, कि भाई कौन सा हार्मोन जो है वो ग्रोथ को रोकता है। प्लांट्स के अंदर हार्मोन आते हैं, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन। इसमें से जो एब्सिसिक एसिड है वह ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बाकी की सब ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जीवों के द्वारा डिग्रेड नहीं किया जाता वो कौन सा है, ग्लास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेसेंटा हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑफ। प्लेसेंटा क्या होती है, जब कोई भी बेबी होता है, जब मां के गर्भ में होता है तो उसके साथ एक प्लेसेंटा होती है, वह इसको क्या प्रदान करता है, क्या हेल्प करता है, तो वह ऑक्सीजन ले जाने में, बिल्कुल ऑक्सीजन ले जाने में, और क्या, ग्लूकोज जिससे इसको भोजन मिलता है, जिससे वृद्धि करता है, इसके लिए भी, वेस्ट सब्सटेंस, इसके अंदर जो वेस्ट बना है वो बाहर निकालने के लिए भी, यानी कि सारे का सारा काम प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज जो है काम वो प्लेसेंटा के होते हैं। उसके बाद अगला क्या है कि राइट फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी। यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम।
जो यूनाइटेड नेशन है पूरे संसार में, वह जो एनवायरमेंट के लिए जो प्रोग्राम बनाती है वो एक संस्था है जिसका नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म में यूएनईपी और फुल फॉर्म में है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है अगला, व्हाट इज जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या है? जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ये कीमोट्रोपिज्म, इस प्रकार जो ये कुछ ट्रोपिज्म होते हैं, पेड़ के अंदर जो वृद्धि होती है किस तरफ होती है उसे कहते हैं हम ट्रोपिज्म। तो ये क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायरेक्शन में जो प्लांट की मूवमेंट होती है उसे हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं। एक ये है, एक क्वेश्चन आंसर ये भी, इन दोनों में से जो अच्छा लगे वो आंसर करना है। मैंने दो बनाए हैं ताकि जो अच्छा लगे वो आप कर लो। अगला क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जो प्लांट की मूवमेंट होती है, गति होती है, चलता है, उसे हम ग्रेविटी की तरफ उसे हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसे ये पौधा है, इस पौधे के अंदर क्या है, ये देखो, मान लो ये पौधा है और अगर हम इस गमले को टेढ़ा रख दें तो इसकी जड़ें जो है वो नीचे की तरफ जाएंगी। देखो नीचे की तरफ जा रही है, जड़ें किधर जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। इसी को क्या कहते हैं? जियोट्रोपिज्म, यानी कि जड़ें पृथ्वी की तरफ ग्रेविटी के कारण जो जा रही है उसे हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन एनी टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कोई दो तरीके बताने कॉन्ट्रासेप्टिव के। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? गर्भ निरोध जिसे बोलते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके हैं, मैंने सारे तरीके यहां पर लिखे हैं, उसमें से कोई दो बताने हैं आपको। पहला है जैसे बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। थोड़ा सा इसको अलग अलग पॉइंट में लिख लेना है, यहाँ पे अलग हम नहीं दे। एक तो होता है केमिकल मेथड, दूसरा एक है बैरियर मेथड। आपको बताने हैं दो। बैरियर मेथड के अंदर कंडोम वगैरह होते हैं, डायफ्राम होते हैं। केमिकल मेथड में क्या होते हैं? ओरल पिल, जो मुंह में लेने वाली गोलियां हैं, मालाडी वगैरह। इसको पॉज करके आप लिख लेना। उसके बाद अगला भी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे कॉपर टी वगैरह है, कॉपर टी, इस प्रकार ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती हैं। एक ये है। अगला है सर्जिकल मेथड, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं। अगला है नेचुरल मेथड। तो ये कुछ मेथड है, 5 मेथड दे रखे हैं, इसको पॉज करके इनमें से कोई दो लिखने हैं। अगर बड़ा आ जाए तो पांचों को पांचों लिख सकते हो, दो पूछा जाए तो इनमें से कोई दो लिखना। पॉज करके इसको उतार ले। अगला है ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए। तो इसके अंदर ये बना रखे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। जैसे कि ये एक है, इसके अंदर ये स्टिग्मा है, इसको पूरी को हम पिस्टिल बोलते हैं। इस पूरी को क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। यहां से यहां तक इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, 3 पार्ट होते हैं। इसी प्रकार ये है स्टीमेन, इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। और इसको पूरे को नाम क्या दिया है इसका? स्टेमेन। इसी प्रकार ये बाहर होते फूल की पत्तियां होती है जिसको हम पिटल कहते हैं, पिटल। और इसके नीचे हरी हरी पत्तियां होती हैं जो इस फूल को सहारा देती है, उसको बोलते हैं हम सीपल। तो इस प्रकार ये चित्र बना सकते हो आप, और इनके नाम लिखने जरूरी हैं। और भी आपका ये दे रखा है, दूसरा भी अगर अच्छे से समझ सको तो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए कहां कहां क्या है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टिल के पार्ट हैं। एंड स्टीमेन के 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। ये पिटल है और ये सिपल है। इससे अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला।
सेरिबेलम और मेडुला के क्या कार्य हैं, फंक्शन क्या है? सेरिबेलम आपके जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो आपका हिंड ब्रेन है वहां सेरिबेलम मिलता है और फोर ब्रेन में मिलता है सेरिबरम। ध्यान रखना, सेरिबरम और सेरिबलम। तो ये क्या काम करता है, जो आपका बोलते हैं ना छोटा दिमाग, इट रेगुलेट बॉडी मूवमेंट एंड मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। आप कूदते हैं, उछलते हैं, डांस करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस करता है, ये कौन कर रहा है? सेरिबेलम। अगला है मेडुला। मेडुला क्या करता है? जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, सांस लेते हो और क्या करते हो, निगलते हो, हार्ट रेट है, हृदय की धड़कन है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उसको कौन करवाता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मानव कैसे पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, कैसे उसका विकास होता गया? तो द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, जो सबसे पहले ह्यूमन की जो प्रजाति थी, जिसको हम होमो सेपियंस के नाम से जाने जाते हैं सबसे पहले, कैन बी ट्रेस्ड इन अफ्रीका। वो कहां मिले थे? अफ्रीका में। ए कपल ऑफ 100,000 years अगो, हजारों साल पहले, सम ऑफ आवर एंसिस्टर, हमारे जो कुछ पूर्वज थे, एंसिस्टर थे, पूर्वज, लेफ्ट अमेरिका, उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया। व्हाइल अदर स्टेड ऑन, और कुछ उनमें से वही रह गए। द माइग्रेट्स स्प्रेड अक्रॉस द प्लैनेट, और जो माइग्रेट हुए थे, प्रवास करके गए थे, वो पूरे प्लैनेट, प्लैनेट का मतलब ग्रह, ये जो हमारी पृथ्वी है एक ग्रह है, उस पर फैल गए, पूरे ग्रह पर फैल गए। पहले अफ्रीका, फिर उसके बाद कहां गए? वेस्ट एशिया, फिर कहां गए? सेंट्रल एशिया, फिर कहां गए? यूरेशिया, यूरोप और एशिया में, फिर कहां गए? साउथ एशिया, और फिर कहां गए? ईस्ट एशिया, फिर कहां गए? दे ट्रेवल डाउन द आइसलैंड, फिर कहां गए? आइसलैंड गए, इंडोनेशिया गए, एंड द फिलीपाइंस टू ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से उन्होंने ट्रेवल करते हुए उनका विकास होता रहा। एंड दे ट्रेवल टू द अमेरिकन्स लाइक ऑल अदर स्पीसीज, जितनी और प्रजातियां बड़ी हैं उसी तरह दे हैड कम इनटू बीइंग एन एज एन एक्सीडेंट ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का ही एक कार्य है, यानी कि मानव जो बना है वो दूसरी प्रजातियों की तरह ही बना है। एंड वर ट्राइंग टू लिव देयर लाइव्स द बेस्ट दे कुड, और अपना जीवन जितना अच्छा हो सके वो जीने का प्रयास करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 का ए का पार्ट, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इट्स नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है वह जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। हेटेरोट्रोपिक अपना भोजन किसी दूसरे से लेते हैं। उसके बाद ये भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की जरूरत भोजन बनाने के लिए नहीं होती या भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं होती। तीसरा जो अंतर है, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। ऑटोट्रोफिक के लिए क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन हेटेरोट्रोफिक के लिए क्लोरोफिल नहीं चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 27 का बी का पार्ट, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है मानव के शरीर में। देखो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग थ्रू ब्लड। किसके द्वारा होता है भाई? ब्लड के द्वारा। रक्त लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर आता है। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कोई पदार्थ जाए। जैसे कि अगर हम पानी के अंदर चने भिगो दे तो चने फूल जाते हैं क्योंकि पानी उसके अंदर चला गया, क्योंकि चने के अंदर पानी कम था और बाहर पानी ज्यादा था। इसी प्रकार ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो वो बाहर चली जाएगी। तो इस प्रकार डिफ्यूजन सिद्धांत के द्वारा ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है? फिर तरीका क्या है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान हम जब सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिच एयर एंटर इनटू एल्वेओलाई ऑफ लंग। जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? एल्वेओलाई होते हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं। उसके अंदर जो है हवा प्रवेश करती है और हमें पता है हवा
हम जो बाहर से लेते हैं उसमें 21% तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और 0.03% होती है सॉरी ऑक्सीजन होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। तो ज्यादा कौन सी हुई? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिच एयर एंटर इनटू एल्वेओलाई ऑफ लंग्स, एल्वेओलाई में ये ऑक्सीजन जाएगी, विच आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, और इन एल्वेओलाई की चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है इन एल्वेओलाई के चारों तरफ। और जैसे ही इसमें ऑक्सीजन आएगी तो यह डिफ्यूज होकर ब्लड में चली जाएगी ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है भाई? ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूज इनटू ब्लड, ऑक्सीजन हवा की ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी ऑफ द एल्वेओलाई एंड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, और जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ कंबाइंड हो जाएगी, देन ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी पार्ट, बॉडी सेल, और फिर इसको बॉडी सेल के पास ले जाया जाएगा ब्लड के द्वारा। आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल, ऑक्सीजन देने के बाद ब्लड टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वहां पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, ऑक्सीजन देने के बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को वह क्या करता है? टेक, ले लेता है एंड डिफ्यूज इन एल्वेओलाई, और एल्वेओलाई के अंदर छोड़ देता है, डिफ्यूज कर देता है एंड एक्सहेल इन एयर, और एल्वेओलाई के द्वारा इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। इसको आसानी से आराम से पॉज करके देख लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्क और में है, ये भी क्वेश्चन नंबर 27 का है, 27 का है क्वेश्चन नंबर 27, जो अथवा में है, और में है। ये क्या है? डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत बार है। क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका फंक्शन क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखो, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आपकी किडनीज के अंदर होता है, जैसे ये किडनी है उसके अंदर छोटे छोटे होते हैं, ये तो केवल बड़ा करके दिखाया है। अगर इसको चित्र बनाने की कोशिश करें तो कैसे हम बनाएंगे, थोड़ा सा मैं वैसे भी बना के दिखा देता हूं आपको आसान तरीके से। सबसे पहले जैसे मान लो ये हम एक कप की आकृति बनाते हैं। ये क्या है? कप की आकृति का एक होता है, इसको बोलते हैं बोमैन कैप्सूल, और इसके अंदर ब्लड एंटर करता है और यहां पर ये घूम जाता है इस तरह से और बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये जैसे बोमैन कैप्सूल हो गया और इसके अंदर होगी ग्लोमेरुलस, और यहां पर एक ट्यूबुलर होती है, ट्यूबुलर जैसे स्ट्रक्चर होता है, और यहां से ये इस तरह से घूम जाती है, इसको बोलते हैं लूप बन गया घेरा, लूप ऑफ एल्ले, और यहां पर ये एक कलेक्टिंग ट्यूब के साथ जुड़ जाती है। तो नॉर्मली ये है, और ये जो ट्यूब है ये इसके चारों तरफ लिपटी होती है और वापस ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। इस तरह से ये ब्लड में वापस मिल जाएगा, और यहां से ब्लड आएगा, छनेगा, और छन करके जो बचा है वो वापस शरीर में चला जाएगा, और यहां पर जो छनेगा उसमें से रीअब्जॉर्प्शन होगा, और जो बचा हुआ है वो कलेक्टिंग ट्यूब में जाएगा, और कलेक्टिंग ट्यूब से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार यूरिन बनता है। तो क्या है भाई, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक कप लाइक शेप बैग ऑफ अपर एंड, इसके ऊपर के जो भाग है, ये जो ऊपर का भाग है इसे कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप जैसा है, इस तरह से बंद होता है। उसके बाद क्या है? बैग अपर एंड ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड बोमैन कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं हम? बोमैन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद ग्लोमेरुलस, अच्छा इसके स्ट्रक्चर है, बनावट है, एक तो बोमैन कैप्सूल होता है, दूसरा क्या है?
ग्लोमेरुलस, द बोमेन्स कैप्सूल कंटेन ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है, देखो ये देखिए ब्लड कैपिलरीज, यहां पर बंडल होता है, यानी कि देसी भाषा में बोलो तो खून की नलकियां होती हैं, इस तरह से कुछ छासा होता है, इस तरह से एक खून ब्लड का कुछ छासा होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक भाई। उसके बाद ट्यूबल, ट्यूबल होती है भाई, ट्यूबल मतलब नलकियां, ये देखो ये क्या है, ट्यूबल है, यहां से लेके यहां से ये ट्यूबल है। ट्यूबल क्या होती है, कोइल्ड पार्ट, कोइल्ड में घुमावदार है पार्ट विच इज रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट विच नोन एज ट्यूबल। तो ये था भाई इसका स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे फंक्शन की बात, काम कैसे करता है। देखो भाई फंक्शन, फिल्ट्रेशन, सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि यहां पर ब्लड आएगा और ये बोमेन कैप्सूल इसको दबा के रखता है, जैसे ही इससे प्रेशर से ब्लड आएगा तो वो दबेगा तो उसमें से कुछ फिल्टर निकलेगा। जिस प्रकार आप किसी चीज को दबाते हैं तो उसमें से रस निकलता है, उसी प्रकार इसमें से फिल्ट्रेट निकलेगा। यहां पर द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनाल आर्टरी which branches into many capillaries associated with glomerulus। ग्लोमेरुलस के अंदर रेनाल आर्टरी के द्वारा ब्लड आएगा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन बोमेन कैप्सूल, जो फिल्ट्रेशन होगा वो बोमेन कैप्सूल में होगा फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से फिल्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद द फिल्ट्रेट पासेज इनटू द ट्यूबुलर पार्ट, फिर ये जो फिल्ट्रेट है वो ट्यूबुलर पार्ट में प्रवेश करेगा, यानी कि यहां से छड़ेगा और यहां प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद भाई दिस फिल्ट्रेट कंटेन ग्लूकोज, इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, यूरिक एसिड होगा, यूरिया होगा, साल्ट होगा, वाटर होगा। इसमें से कुछ काम की चीजें हैं और कुछ बेकार की, जैसे जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, इसको निकालना जरूरी है, नहीं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ठीक भाई। अब क्या होगा, अब फिल्ट्रेट भी होगा भाई, फंक्शन में क्या होगा, पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद ये छड़के इस ट्यूबुलर पार्ट में आएंगे। अब ये सारी तो बेकार है नहीं, कुछ काम की भी है, उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा, दोबारा से इसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन। द फिल्ट्रेट फ्लोज इन ट्यूबल्स वेयर यूजफुल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट और वाटर, जो यूरिक एसिड है और यूरिया है उसके अलावा उनको हम वो जो ट्यूबुलर पार्ट है वो रीअब्जॉर्ब करता है, रीअब्जॉर्ब मतलब दोबारा से सोख लेता है इनटू द ब्लड बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है इसके चारों तरफ ये जो ब्लड की कैपिलरीज घूम रही है इनके अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, द फिल्ट्रेट रिमेन आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड यूरिन, और जो बच गया उसे हम कहेंगे यूरिन, पेशाब या मूत्र जिसे बोलते हो वो बनेगा। यूरिन कंटेन वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड विच इज कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम कलेक्टिंग डक्ट, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें इकट्ठा कर लिया जाएगा और यहां से कुछ नलकियां निकल के किडनी से बाहर निकलती हैं और यूरिनरी ब्लैडर में जाके मिलती हैं, कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इन यूरिनरी ब्लैडर, और फिर उसको यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया जाएगा, पेशाब की थैली में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, इसको पोज करके लिख ले। ये बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर में।